हे एवरीवन, वेलकम टू लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। दिस इज खुशबू माहेश्वरी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी के इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोविजन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 34 एंड द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर दें सेक्शन 34 से। 34 में मेनली जो चीज़ है वो है कॉमन इंटेंशन की बात। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? पूरे आईपीसी में कहीं में भी कॉमन इंटेंशन डिफाइन नहीं किया गया है। अपनी डायरेक्ट ओपन करिए, मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। कॉमन इंटेंशन क्या होता है कि आप लोग ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हैं जिससे आप सबका जो सेम कॉमन इंटेंशन है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन है कि इसमें मिनिमम 2 पर्सन होना जरूरी है। आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वो एक्ट हो रहा है। ठीक है, वेर अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। सभी का कॉमन इंटेंशन यहाँ पर सेम है और हर पर्सन जो है वो लायबल होगा, सबकी लाइबिलिटी यहाँ पर सेम होगी। इससे हमें समझ आ रहा है कि जो कॉमन इंटेंशन है, जो सेक्शन 34 है, वो डील करता है जॉइंट लाइबिलिटी के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कॉमन इंटेंशन करते करते आपने कुछ और भी कर दिया, कोई अलग ऑफेंस कर दिया जिसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी सभी लोगों के बीच में, तो अगर डिफरेंट इंटेंशन से आपने कोई काम किया है तो वो होती है इंडिविजुअल लाइबिलिटी, जिसके लिए भी आपको ऑफेंस में सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सेक्शन 38 में लिखा हुआ है कि डिफरेंट इंटेंशन के साथ अगर कोई ऑफेंस आपके द्वारा हो जाता है तो उसकी सजा आपको 38 में मिलेगी। इससे हमें ये समझ आता है कि 34 जो है वो जॉइंट लाइबिलिटी में भी अप्लाई होता है और इंडिविजुअल लाइबिलिटी में भी अप्लाई होता है। नाउ लेट्स कम टू द other important case laws of section 34. The first case laws is Birendra Kumar Ghosh versus एम्प्रर। इस केस में हुआ था, एक पोस्ट मास्टर जो थे वो मनी काउंट कर रहे थे। 3 लोग गए वहां पर उनसे पैसे लेने के लिए, जिसमें से जो एक है वो बाहर खड़ा हुआ था घर के, है ना, और 2 इंसान अंदर पैसे लेने गए। उन लोगों के बीच में डिसाइड हो चुका था कि अगर पोस्ट मास्टर पैसे नहीं देगा तो हम गोली से उड़ा देंगे। जब ये केस कोर्ट में गया तो जो बाहर खड़ा था उस अपराधी ने डिफेंस लिया कि मैं तो बाहर खड़ा था, मैंने गोली नहीं मारी, आप मुझे क्यों चार्ज कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि नहीं, आपका कॉमन इंटेंशन तो था ही, आप लोग पहले ही बात कर चुके थे। अगर आप बाहर भी खड़े होकर अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, बाकी आपके साथियों को, तो वो भी कॉमन इंटेंशन 34 में आ जाएगा। सेकेंड केस यहाँ पर है महबूब शाह वर्सेस एम्प्रर। महबूब शाह वर्सेस एम्प्रर में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन कोर्ट ने बताया था। जैसे कि एक गांव है, वहाँ पर चोर आ चुके हैं, ठीक है, तो कोई बेलन लेकर आया, है ना, कोई गर्म पानी लेकर आया, कोई क्या लेकर आया, सबको मारना तो उद्देश्य था, लेकिन किसी ने भी अपने व्यूज शेयर नहीं किए थे, तो ये सिमिलर इंटेंशन हो जाता है। लेकिन जब आप अपने व्यूज शेयर कर लेते हो, जैसे आपको पता है, आपने किसी को चुपके से सुन लिया कि कोई आपके गांव में चोरी करने आने वाला है, आप सबने मिलकर प्लानिंग कर ली कि मैं ये मारने वाला हूँ, तू ये मारने वाली है, तो वो कॉमन इंटेंशन हो जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने ये बताया था कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 34 के अंदर सिर्फ कॉमन इंटेंशन आता है। 34 जो है वो रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है। रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है मतलब कि 34 में अगर आप कुछ क्राइम करोगे तो उसकी आपको अकेले पनिशमेंट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। किसी भी सब्सटेंटिव ऑफेंस के साथ, जैसे 302 मर्डर के साथ, है ना, आप इस 34 की धारा को लगा के फिर आप किसी को पनिश कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये एक रूल ऑफ एविडेंस है जो कि आपको सब्सटेंटिव ऑफेंस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पता करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यही है, इंडिविजुअल वाली। अब हम आते हैं सेक्शन 141 पे। 141 को हम जल्दी से समझ लेते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि जो कॉमन इंटेंशन है वो डिफाइन नहीं है, उसको हम केस लॉज के द्वारा पता कर सकते हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन 141 में डिफाइंड है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन है वो एक एग्जॉस्टिव सेक्शन है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर इस किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी। फटाफट से कॉमन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ये बोल रहे हैं क्रिमिनल फोर्स से किसी इंसान को चमकाना। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? आप इस प्रकार से किसी इंसान के मोशन को, जैसे वो खड़ा है तो आप उस इंसान को इस प्रकार से उसके मोशन को चेंज कर रहे हो, डरा के धमका के, जिससे उसको कुछ इंजरी कॉज हो सकती है। तो इस प्रकार का क्रिमिनल फोर्स आपने यूज किया है, किसके अगेंस्ट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा था, आपने क्रिमिनल फोर्स को यूज किया है 5 या ज्यादा लोगों ने मिलकर, तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी।
सेकंड है किसी भी लीगल प्रोसेस को रोकना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस में डॉक्टर को अलाउ किया जा रहा है कि आप जाके टेस्ट करो, लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग ग्रुप बनाकर डॉक्टर्स को रोकते हैं तो दैट दे विल बी कवर्ड अंडर द unlawful assembly the purpose of common object. The next is a criminal trespass and mischief. mischief का जो सेक्शन है सेक्शन 425 है. mischief मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कर्फ्यू लगा हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मुसलमान लोग क्या करने गुस्से में जा रहे हैं, वो हिंदू मंदिर के अंदर गए और उन्होंने वहां पे गाय को जाके काट दिया, ठीक है, तो ये मिसचिफ का अपराध हो गया. क्रिमिनल ट्रेसपास, पार्लियामेंट में जाने की हमें परमिशन नहीं है लेकिन हम जबरदस्ती जा रहे हैं, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास. अब ये जो अदर ऑफेंस है, ये अदर ऑफेंस के लिए मैंने केस लॉ पढ़ा है, लेटेस्ट है ये 2013 का, मान सिंह वर्सेस उत्तराखंड. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के आगे अगर हमने अदर ऑफेंस लिखे के गए हैं मैकोलॉजी तो सारे इन्हीं के ऑफेंस आएंगे. नहीं, अदर ऑफेंस में सेक्शन 40 के सारे ऑफेंस कवर्ड होंगे, ये इस केस लॉ में बोला गया है. कंफ्यूजन होता है जनरली. सेक्शन इसका जो फोर्थ क्लॉज है, फोर्थ क्लॉज ये बोल रहा है कि आप पब्लिक पीस को भंग कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए, है ना, या तो किसी इनकॉर्पोरियल राइट, इजमेंट्री राइट आप किसी के रोक रहे हो क्रिमिनल फोर्स का यूज करके. तीसरी सपोज्ड राइट आपको चाहिए. सपोज्ड राइट क्या होता है, जैसे कि मैं और मेरे भाई है, हमें पता है लीगली मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कोर्ट ना जाते हुए उसके साथ क्रिमिनल फोर्स करके उसको अचीव करना चाह रही हूँ, तो दैट विल बी कवर्ड. अगर मैं 5 से ज्यादा मेंबर को कवर करके कोई सपोज्ड राइट को इन्फोर्स करवाना चाह रही हूँ तो वो भी अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी. फिफ्थ क्लॉज ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान अगर कुछ चीज करने को बाउंड नहीं है, आप उससे वो करवा रहे हो, कुछ लोग मिलके, ज्यादा लोग मिल, जैसे पुलिस को हमने बोल दिया कि ये इंसान गलत तो नहीं है लेकिन हम चाहते हैं आप उसको मारो, ये 6-7 लोगों ने मिलके जाके बोला वरना कि हम आपको उड़ा देंगे, पुलिस ने जाके उनको माना. पुलिस तो लीगली नहीं था ना, ये नहीं कर सकता था, वो उसको ये काम नहीं था करना, लेकिन उन्होंने करा, तो वो अनलॉफुल असेंबली का क्राइम हो जाएगा कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. एक्सप्लेनेशन यही बोल रहा है कि असेंबली जरूरी नहीं है कि हमेशा अनलॉफुल हो, लॉफुल पर्पस के लिए असेंबली बना सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर अनलॉफुल पर्पस आ गया है तो मतलब वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी. अब आता है सेक्शन 149 और 34 में डिफरेंस हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 149 क्या बोलता है, 149 ये बोलता है कि किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को करने में जितने भी एक्ट्स आपने करे हैं सब लोगों ने मिलकर, सारे एक्ट हर इंसान को पनिशेबल होंगे जितने भी उस असेंबली के मेंबर हैं. जब आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बने और आपको वो कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव करना था, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपने जितने भी ऑफेंस किए हैं तो उसके लिए उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर का हर इंसान लायबल होगा. 149 को सबसे समझने का अच्छा तरीका ये है कि आप एक हिंदी की लाइन लिख लीजिए, या तो सब मरेंगे या सब छूटेंगे. 149 में अगर 7 लोगों के ऊपर केस आया है ना, जिसमें से 4 लोग एक्विट हो गए हैं और 3 लोग बचे हैं, ठीक है, 149 और 34 का चार्ज एक साथ भी लग सकता है, तो 149 से वो हट जाएंगे तो वो 34 में आ जाएंगे, ठीक है. लेकिन मान लो 149 में 6 लोग थे और एक ने मर्डर किया था, है ना, 149 प्रूव हो गया है, तो उन सबको भी सेम चार्ज में आप यहाँ पर धरा जाएंगे, वो लोग मतलब उनको भी सजा मिल जाएगी, ठीक है. तो ये 149 का प्रिंसिपल था. नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया था कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव में. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, सेक्शन 34 का सबसे पहला होगा कि कॉमन इंटेंशन डिफाइन नहीं है. 149 के अंतर्गत 141 में कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन है. 34 जो एक रूल ऑफ एविडेंस है, कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, लेकिन जो 149 है ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है. उसकी अगर आप सिर्फ मेंबर हो जाते हो तो वही पनिशेबल है 143 में. 6 मंथ उसकी सजा है कि सिर्फ मेंबर होना पनिशेबल है, भले आपने कुछ एक्ट ना किया हो. सब मरेंगे या सब हटेंगे, बस आपको पता है कि ये ऑफेंस होने वाला है और आप तब भी उसके मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली के और कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब आपका ऑफेंस है और आपको उसकी सजा मिलेगी, पार्टिसिपेशन से ही सजा मिल जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंट है 34 में, तो आपको सबको बेलन लेके और ये करके मारना जरूरी है, अगर आपने पहले से डिस्कस कर दिया. लेकिन 149 में अगर आप सिर्फ सब लोग बात कर रहे हैं कि हमें ये कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव करना है, आप सिर्फ बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आप क्राइम होना था मध्य प्रदेश में लेकिन आप बैठे हो यूपी में, है ना, लेकिन फिर भी आप उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो क्योंकि आपको पता है उससे ये चीज होनी है, वरना जाके पुलिस को बता दो कि ये हो रहा है तो आप तब भी उसका पार्ट माने जाओगे और आपको तब भी आपको पनिश किया जाएगा. मतलब कि 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है लेकिन 149 में नहीं है. नेक्स्ट जो है 34 को मैंने आपको बता ही दिया कि वो जॉइंट लाइबिलिटी और इंडिविजुअल लाइबिलिटी दोनों से डील करता है, और जो सेक्शन 149 है वो जॉइंट लाइबिलिटी से डील करता है. 34 का एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन 149 के ऑफेंस के लिए आपको जरूरत होती है 5 या 5 से ज्यादा मेंबर्स की, ठीक है.
अब इसमें क्या होता है कि एक और क्वेश्चन है कि 149 और 34 के क्या दोनों के चार्जेस एक साथ कोर्ट लगा सकते हैं? तो बिल्कुल, कोर्ट चाहे तो एक साथ चार्जेस लगा सकते हैं। अब हम आते हैं 142 पे। 142 में यही लिखा हुआ है कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना भी आपके लिए पनिशेबल है, जिसकी पनिशमेंट आपको 143 में दी गई है, 6 मंथ फाइन या फिर बोथ। 144 में ये दिया हुआ है कि अगर डेडली वेपन के साथ कोई अनलॉफुल असेंबली जो है वो वर्क कर रही है तो उसका पनिशमेंट हो जाएगा 2 साल फाइन या फिर बोथ। 145 में ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर आ गए हैं लॉ के कि इस अनलॉफुल असेंबली को खत्म करो, डिस्पर्स करो, लेकिन फिर भी वो अनलॉफुल असेंबली को आप कंटिन्यू कर रहे हो और उसके मेंबर हो तो आपकी वहां भी सजा 2 साल तक फाइन या फिर बोथ हो सकती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you. If you are having any doubt, then please comment and subscribe the law channel and press on bell icon so you will get the notification of the next class.